सुप्रभात बच्चों। आज की कक्षा 8 की ऑनलाइन क्लास में हम सामाजिक विज्ञान के इतिहास भाग से अध्याय 2 पढ़ेंगे। व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। पाठ का सार पढ़ेंगे। भारत में सत्ता। औरंगजेब अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह था। उसकी मृत्यु 1707 में हुई। 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक पटल पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी का उदय। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया था। पुर्तगालियों ने गाजा और को अपना ठिकाना बनाया तथा कुछ समय तक बाद फ्रांसीसी भी भारत में आए। यूरोप के बाजारों में भारत के बने बारीक कपड़े व रेशम की अत्यधिक मांग थी। पहली इंग्लिश फैक्ट्री यानी अंग्रेजी फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। औरंगजेब के फरमान से ईस्ट इंडिया कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार करने का अधिकार मिला था। व्यापार व युद्ध। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात कंपनी व बंगाल के नवाबों में टकराव उत्पन्न हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी व नवाबों का टकराव अंततः प्लासी के युद्ध के रूप में उभरकर सामने आया। अब हम पढ़ेंगे प्लासी का युद्ध। 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। मीर जाफर के युद्ध में भाग न लेने के कारण सिराजुद्दौला को हार का सामना करना पड़ा। प्लासी की जंग ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में पहली बड़ी जीत थी। बक्सर की लड़ाई जो हुई थी 1764 में कंपनी ने मीर कासिम को हराया। 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। कंपनी के शासन का विस्तार। बक्सर की लड़ाई के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिमेंट तैनात कर दिए। कंपनी ने अवध या हैदराबाद रियासतों को जुर्माने के रूप में हड़प लिया। टीपू मैसूर का शक्तिशाली शासक बना। टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर भी कहा जाता था। मैसूर रियासत व कंपनी के बीच 4 युद्ध हुए। इनमें से अंतिम युद्ध श्रीरंगपट्टनम की कंपनी की जीत हुई। मराठा संघर्ष। पेशवा राजमंडल का सैनिक व प्रशासकीय प्रमुख होता था। 1817 से 19 में अंग्रेजों ने मराठों की ताकत को पूरी तरह कुचल दिया। विलय नीति। अधिग्रहण। आखिरी लहर 1848 से 1856 के बीच लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। वारिस के अभाव में सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी व कंपनी ने अधिकार कर लिया। अवध के कुशासन के आधार पर कंपनी ने अपने अधिकार में ले लिया। नए शासन की स्थापना। ब्रिटिश इलाके प्रशासकीय इकाइयों में बटे थे जिन्हें रेसिडेंसी कहा जाता था। 1772 में एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई।
1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कंपनी की फौज। कंपनी की असली सत्ता सैनिक ताकत में थी। अंग्रेज अपनी सेना को सिपाही आर्मी कहती थी। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप में 63% भूभाग और 78% आबादी पर ईस्ट इंडिया कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो गया था। ये हमने पाठ का सार पढ़ा है। अब इसके आधार पर हम पाठ के रिक्त स्थान देखेंगे। पहला है बंगाल पर अंग्रेजों की जीत रिक्त स्थान की जंग से शुरू हुई। तो इसमें आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, प्लासी, है ना, जो आपके इसमें नीचे दे रखा है। दूसरा है हैदर अली और टीपू सुल्तान के शासक थे, है ना। तो इसमें टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का। पहले में आएगा प्लासी, दूसरे में आएगा मैसूर। ग का है डलहौजी ने कौन सी नीति? विलय नीति का सिद्धांत लागू किया। चौथा है मराठा रियासतें मुख्य रूप से भारत के किस भाग से? पश्चिमी भाग में स्थित थी। अब हम प्रश्न देखेंगे। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत की तरफ क्यों आकर्षित हो रही थी? इसका उत्तर है अनेक भारतीय वस्तुओं जैसे रेशमी व बारीक सूती वस्त्र, काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी आदि की यूरोपीय देशों में अत्यधिक मांग थी। ये सारी चीज़ें कहाँ होती थी? भारत में होती थी और ये यूरोपीय कंपनी इन्हें अपने देश में ले जाती थी। अतः यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां इन्हें भारत से कम दामों में खरीदकर ज़्यादा मुनाफा कमाने हेतु भारत के साथ व्यापार करने हेतु आकर्षित हो रही थी। यानी वो भारत से क्या करती थी? यूरोपीय कंपनियां इन चीज़ों को बहुत कम मूल्य में खरीदकर और फिर ऊंचे दामों में वापस भेजती थी। बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन बातों पर विवाद था? उत्तर है नंबर 1, बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच निम्नलिखित बातों पर विवाद था। बंगाल के नवाबों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की छूट देने से इनकार कर दिया था। यानी वहाँ के जो नवाब थे उन्होंने जो अंग्रेज कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी थी इनको छूट देने से इनकार कर दिया था। बंगाल के नवाबों ने कंपनी को व्यापारिक अधिकार देने के लिए बहुत बड़ी राशि की मांग की थी। अगला है बंगाल के नवाबों ने कंपनी द्वारा सिक्के ढालने का अधिकार पर पाबंदी लगाने के साथ साथ उनके द्वारा की जा रही किलेबंदी के विस्तार में रोक लगा दी। चौथा है नवाबों ने कंपनी पर स्थानीय कर नहीं चुकाने तथा असम्मानजनक पत्र लिखने का भी आरोप लगाया। दूसरा आएगा ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बंगाल के नवाबों लगाए गए आरोप। नवाब के स्थानीय अधिकारी कंपनी के व्यापार को क्षति पहुंचा रहे थे। दूसरा है कंपनी को अधिक चुंगी कर देना पड़ रहा था, यानी टैक्स देना पड़ रहा था। तीसरा है कंपनी को अपनी आबादी बढ़ाने और किले के स्थानीय भू राजस्व के माध्यम से ही संभालने के साथ अपने किले और कार्यालयों का निर्माण भी बड़ी सरलता से करने लगी। अतः हम कह सकते हैं कि प्लासी के युद्ध के बाद इंग्लैंड से सोने की निकासी में कमी आ गई।
प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी टीपू सुल्तान को खतरा क्यों मानती थी? इसका उत्तर है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मैसूर के शासक टीपू सुल्तान को अपने लिए खतरा मानती थी क्योंकि नंबर 1, टीपू बहुत वीर और आधुनिक विचारधारा को मानने वाला था। दूसरा, मालाबार समुद्री तट उसी के राज्य का हिस्सा था, जहाँ से उसने अंग्रेज़ों के व्यापार की वस्तुएं, चंदन, लकड़ी, इलायची व काली मिर्च पर रोक लगा दी थी। तीसरा है, टीपू सुल्तान के फ्रांसीसी व्यापारियों से अच्छे संबंध थे, जबकि न केवल यूरोप में बल्कि भारत में भी फ्रांसीसी अंग्रेज़ों के सबसे बड़े शत्रु थे। चौथा है, टीपू सुल्तान ने इन्हें फ्रांसीसियों की सहायता से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया था, क्योंकि टीपू स्वयं तोपों और नौसेना के महत्व को भली भांति परिचित था। प्रश्न 8, सब्सिडियरी एलायंस यानी सहायक संधि व्यवस्था की व्याख्या करें। इसका उत्तर, भारतीय देशी राज्यों में के क्रियाकलाप पर ब्रिटिश नियंत्रण कायम करने के लिए गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने सब्सिडियरी एलायंस, इसको हिंदी में कहते हैं सहायक संधि, को प्रारंभ किया। सहायक संधि के द्वारा देशी राजाओं के राज्यों को अंग्रेजी कंपनी के क्षेत्र में विलय नहीं किया जाता, बल्कि निम्न शर्तों के साथ समझौता किया जाता था। पहला है, कंपनी उस राज्य की सुरक्षा हेतु अपनी सेना वहाँ तैनात करेगी, जिसके लिए वह राज्य कंपनी को एक सहायता राशि देगा। कंपनी की सेना स्थापित होते ही राज्य की पृथक से कोई अपनी सेना नहीं होगी। दूसरा है, सहायक संधि के बाद शासकों की सुरक्षा का संपूर्ण दायित्व अंग्रेजों पर था, जिसके बदले शासक कंपनी को शुल्क देते थे। तीसरा है, सहायक संधि के तहत भारतीय शासकों को अपने दरबार में एक अंग्रेज अधिकारी भी रखना होता था, जिसे रेजिडेंट कहा जाता था। चौथा, इस संधि के तहत भारतीय नरेशों को यह भी मानना होता था कि अंग्रेजों के अलावा किसी अन्य यूरोपीय को अपने राज्य में किसी भी पद पर नहीं रखा जाएगा। पांचवा है, भारतीय शासकों को इस संधि के तहत यह भी स्वीकार करना होता था कि वह कंपनी की अनुमति के बगैर किसी भी भारतीय नरेश या राजा या नवाब से संधि या समझौता नहीं करेगा। उक्त शर्तों के बदले कंपनी भारतीय देशी नवाबों के राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाती थी, परंतु यदि भारतीय नरेशों द्वारा समय पर सेना शुल्क अदा नहीं किया जाता तो कंपनी दंड स्वरूप शुल्क के बराबर राजस्व वाले भूभाग को उस शासक से छीनकर ईस्ट इंडिया कंपनी स्वयं के क्षेत्र में मिला लेती थी। अगला प्रश्न है, कंपनी का शासन भारतीय राजाओं के शासन में किस तरह अलग था, यानी अंग्रेजों का शासन भारत के शासन से किस प्रकार से अलग था। इसका उत्तर है, भारतीय देशी नरेशों ने हालांकि अपने राज्यों में प्रशासनिक तथा राजस्व विभाग अलग अलग इकाइयों में विभक्त कर रखे थे, लेकिन अंग्रेजों ने अपने अधीन भू क्षेत्र को मोटे तौर पर 3 प्रेसिडेंसियों बंगाल, मद्रास और मुंबई में प्रशासनिक दृष्टि से विभाजित किया। इन तीनों इकाइयों में एक एक प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किया गया, जिसे गवर्नर कहा जाता था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के
द्वारा बंगाल रेजिडेंसी के गवर्नर को कंपनी का सर्वोच्च अधिकारी का पद प्राप्त हुआ, जिसे गवर्नर जनरल कहा गया, तथा पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग नियुक्त हुआ। उसने बहुत से प्रशासनिक सुधार किए। भारतीय नरेशों द्वारा एक ही अदालत में सभी प्रकार के मुकदमे को सुना जाता था। इससे हर जिले में 2 प्रकार के न्यायालय स्थापित किए, एक दीवानी तथा दूसरा फौजदारी। इसके साथ साथ उच्च एवं सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भी की गई। तीसरा है, हिंदुओं के मुकदमों की व्याख्या हिंदू पंडित करते थे, जिससे कई बार भ्रांतियाँ पैदा होती थी। इसी प्रकार मुस्लिम मुकदमों में न्याय हेतु धर्म ग्रंथ की व्याख्या मौलवी करते थे। यहाँ भी विसंगतियों के कारण परेशानियों को समाप्ति करने हेतु धर्म ग्रंथ की साझी व्याख्याएं करवाकर कानून की पुस्तकों का संकलन तैयार किया गया। चौथा है, अंग्रेजों द्वारा पुलिस तथा राजस्व व्यवस्था में भी महत्वपूर्ण सुधार किए गए। प्रश्न नंबर 10, कंपनी की सेना की संरचना में आए बदलाव का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सेना की संरचना में निम्नलिखित बदलाव किए गए। पहला, भारतीय सैनिकों की अपेक्षा यूरोपीय सैनिकों की संख्या में बढ़ोतरी की गई। दूसरा है, सरकारी व कंपनी की सेनाओं को सम्मिलित करके शाही सेना का गठन किया गया। तीसरा है, भारतीय सैनिकों को फौज में अधिकारी वर्ग पर नियुक्ति नहीं दिए जाने की नीति का कठोरता से पालन किया गया, यानी सारे उच्च पदों पे किसकी नियुक्ति? अंग्रेजों की। चौथा, सेना में तोपखाना, टैंक आदि महत्वपूर्ण अंगों पर यूरोपीय सैनिकों की तैनाती की गई, यानी भारतीयों को इस पे नहीं रखा गया। पांचवा है, भारतीय सेना की निम्नलिखित रेजिमेंटों में भिन्न भिन्न जातियों का ऐसा समीकरण बैठाया कि उनमें एकता का भाव पैदा न हो सके। छठा है, सैनिकों को यूरोपीय शैली से प्रशिक्षण के साथ साथ आधुनिक हथियारों, मैच लॉक व मस्केट आदि से संपन्न किया गया। उक्त सभी तथ्य सन 1857 जैसी क्रांति भारत में दोबारा न हो, इस उद्देश्य के साथ निश्चित किए गए। अब हम देखेंगे वैकल्पिक प्रश्न। भारत का अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह था, है ना। इसके उत्तर यहाँ नीचे दे रखे हैं। तो इसमें पहले का दे रखा है औरंगजेब। दूसरा है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम भारत कौन आए? तो दूसरे का उत्तर है द, यानी सर्वप्रथम भारत में आए पुर्तगाली। तीसरा है, प्लासी का युद्ध हुआ, यानी प्लासी का युद्ध कौन से सन में हुआ? इसका उत्तर है सन 1757 में। बक्सर का युद्ध हुआ कौन से सन में हुआ? 1764 में। पांचवा है, विलय नीति का प्रतिपादक था, यानी विलय नीति किसने चलाई थी? तो इसमें आएगा लॉर्ड डलहौजी। ये प्रश्न आप मुझे होमवर्क में करके मेरे पर्सनल नंबर पर भेजेंगे। अति लघुत्तरीय प्रश्न, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज कब व किसने की? इसका है उत्तर सन 1498 में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने की। दूसरा है, भारत में अंग्रेजों ने
पहली फैक्ट्री की स्थापना कब और कहाँ की? इसका उत्तर है सन 1661 में हुगली नदी के किनारे। प्रश्न नंबर 3, फैक्टर किसे कहा जाता था? इसका उत्तर है अंग्रेजों द्वारा 1651 में हुगली नदी के किनारे इंग्लिश फैक्ट्री शुरू की गई। कंपनी के व्यापारी यहाँ से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को इस ज़माने में फैक्टर कहा जाता था। ये भी आप होमवर्क में करके छोटे प्रश्न मुझे भेजेंगे। प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला को किस सेनापति ने धोखा दिया? इसका आंसर है मीर जाफर ने। प्रश्न नंबर 5, कंपनी कठपुतली नवाब क्यों चाहती थी? ताकि कंपनी को किसी भी प्रकार के व्यापारिक अड़चन का सामना नहीं करना पड़े। प्रश्न नंबर 7, दूसरे अंग्रेज मराठा युद्ध के परिणाम क्या निकले? उत्तर है उड़ीसा व यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में चले गए। यानी इस युद्ध का परिणाम यह निकला कि इसमें एक तो यमुना का उत्तरी भाग आगरा और दिल्ली के कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में चले गए। विलय की नीति के तहत किन किन रियासतों को मिलाया गया? इसका उत्तर है सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी आदि रियासतों को मिलाया गया। मुफ्ती किसे कहा जाता था? मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद जो कानून की व्याख्या करता था उसे मुफ्ती कहा जाता है। मस्केट क्या थी? पैदल सिपाहियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक भारी बंदूक का नाम क्या था? मस्केट। भारत में मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण बताइए। अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह औरंगजेब के बाद बहुत से मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी। देश के विभिन्न मार्गों में जैसे क्षेत्रीय रियासतों ताकतवर होती गई वैसे ही मुगल शासकों का प्रभाव भी कम होता गया और मुगल शासन का क्या हो गया? पतन हो गया। अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब और कहाँ की? व्यापार करने के उद्देश्य से अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1600 में लंदन में की। यानी ये भारत में आए थे व्यापार करने के उद्देश्य से और फिर यहीं इन्होंने अपना अधिकार जमा लिया। आज की ऑनलाइन क्लास में इतना ही, बाकी का भाग हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।